नमस्कार दोस्तों। समीर नाम का एक लड़का मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। नेचर में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, इंट्रोवर्ट, हद से ज़्यादा इंट्रोवर्ट था और कुछ इस तरीके से अपनी लाइफ जीता था कि किसी से भी बात नहीं करता था। मतलब अपने घर जाएगा, घर से स्कूल, पढ़ाई करेगा, होमवर्क करेगा, ना खेलेगा ना कूदेगा, अपने कमरे में ही बंद रहेगा। ऐसी उसकी ज़िंदगी थी। उसे घर वाले भी उससे बड़ा परेशान थे और उसको सिखाने की समझाने की बड़ी कोशिश करते थे कि ऐसा रहेगा तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन वो सुधर ही नहीं रहा था, अपने अंदर कोई भी चेंज नहीं ला रहा था। बिल्कुल दुबला पतला चश्मा लगा के रहता था और बिल्कुल अलग टाइप का, विचित्र टाइप का लड़का था वो। ठीक है, अब कुछ कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को अपने स्कूल कॉलेज में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके क्लास के बच्चे उसको बहुत परेशान करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, उसको टपली मार के भी भागते थे। मतलब बड़ी ख़राब कंडीशन थी उसकी। खैर, बेचारा बहुत सीधा बच्चा था। हमेशा से ये सपना देखता था कि बड़ा होऊंगा तो इंजीनियरिंग करने के लिए जाऊंगा। उसने क्लास 12th के बाद इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और अच्छे नंबर आए, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही तो मतलब था। और उसे पुणे का एक डिसेंट कॉलेज मिल गया। पुणे का ये जो कॉलेज मिला तो उसने अब ये सोचा कि यार मैं किसी अलग कमरे में तो नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि इसे दुनियादारी ज़्यादा मालूम नहीं थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, शुरू से ही ये अपने घर में रहता था, घर घुसेड़ू टाइप का लड़का था बेचारा। तो उसको किसी से डील करना आता ही नहीं था। तो उसने ये चाहा कि इस कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया है, अब इसका मुझे हॉस्टल मिल जाए। अब इसके घर वाले कोई इतने अमीर लोग नहीं थे कि हॉस्टल की फ़ीस भी अफोर्ड कर लें, लेकिन ठीक है भाई, अपने बेटे को देखते हुए उनको मालूम था कि ये पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन ही जाएगा, क्योंकि उल्टी सीधी हरकतों में इसका दिमाग ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। तो अपने बेटे की शराफत को देखते हुए, मेहनत को देखते हुए, अपना कुछ एक आध ज़मीन, एक प्लॉट गिरवी रख दिए। एक छोटा सा उन लोगों का प्लॉट था गांव में ही, उसको गिरवी रख दिए और उसके पैसे से इसको हॉस्टल दिला दिए। हॉस्टल की मतलब पूरी पूरी 4 साल की फ़ीस एक साथ भर डाले, क्योंकि उसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल रहा था। अब उसके पापा भी उसके साथ आए हुए थे उसका एडमिशन वगैरह करवाने के लिए। तो वार्डन साहब ने बताया उसको भाई कि रूम नंबर 12 आपको मिल रहा है, मतलब थर्ड फ्लोर में रूम नंबर 12। इन शॉर्ट वो रूम नंबर 312 हो जाता है। तो वार्डन साहब बताते हैं कि आपके बाजू में कुछ ऐसे कमरे हैं जो बंद रहते हैं। रूम नंबर 313 हमेशा से ही बंद है। फिर रूम नंबर 314 है, वो स्टोर रूम के रूप में हम ट्रीट करते हैं। और फिर उसके बाद एक ऐसा कमरा है जो बस ऐसे ही नॉर्मल हॉस्टल की कुछ एक्टिविटीज़ की जाती है, तो उसके लिए हमने रखे। तो बेटा, कमरे तो ज़्यादा खाली बचे नहीं हैं। ऐसी कंडीशन में कि आप 312 में रहने के लिए तैयार हो? तो वो बड़े धीरे से कह देता है, हाँ सर मैं तैयार हूँ। ठीक है भाई, उसके पेपर में साइन कर दिया जाता है। उसके पिताजी उसे कमरे तक आते हैं, उसका सामान वामान जमाते हैं और देखते हैं कि एक बेड खाली है। तो पिताजी को भी अच्छा लगता है कि चलो कोई ना कोई लड़का आज नहीं तो कल यहाँ पर आएगा ही और इसका साथ देगा, इसका ध्यान रखेगा, और मैं भी यहाँ पे आता जाता रहूँगा। बेटे को सी ऑफ करके समीर के पापा निकल जाते हैं। समीर वहाँ पर रहना शुरू कर देता है। अब हॉस्टल से कॉलेज, कॉलेज से हॉस्टल, इस तरह की उसकी ज़िंदगी थी। मेस में भी खाना खाता था तो किसी से बात नहीं करता था, अकेले ही ज़िंदगी काट रहा था। कुछ बच्चों ने उसके मज़े लेने की कोशिश की, रैगिंग लेने की कोशिश की, जो सीनियर बच्चे थे, लेकिन थोड़े में फिर छोड़ दिए। समझ गए सब लोग कि ये थोड़ा अलग टाइप का बच्चा है और इसकी रैगिंग लेंगे तो एक तरीके से हमको ही पाप लगेगा, बेचारा बहुत ज़्यादा ही सीधा है इस दुनिया के लिए, तो उसको छोड़ दिए थे। अब जब उसकी रैगिंग होती थी, उसके साथ इस तरह का व्यवहार होता था ना, तो उसकी तरफ बड़ा एक लड़का ध्यान दिया करता था। मतलब उसको कोई भी परेशान करके जाए तो वो लड़का इसके पास आए और इससे बात करने की कोशिश करे, इसको समझाने की कोशिश करे, ये रोने सा लगे तो उसको चुप कराने की कोशिश करे। धीरे धीरे करके समीर को वो जो दूसरा लड़का था वो अच्छा लगने लगा, मतलब एज अ फ्रेंड। समीर को पहली बार ज़िंदगी में ये फील हुआ कि मैं किसी को अपना दोस्त बना सकता हूँ, कोई है जो मुझे समझता है। इस दूसरे लड़के का नाम कबीर था। अब बड़ी हिम्मत करके जब 6-7 बार कबीर उससे मैस में, हॉस्टल के ग्राउंड में और एक आध बार कॉलेज के बाहर तरफ भी मिल गया, तब जाकर समीर को पता चला कि कबीर मेरा सीनियर है। मतलब प्रॉपर बात किया, मतलब ढंग से 4-5 बार मिलने के बाद पहली बार बात किया कि जो कबीर है उसका सीनियर है और उसके बाजू वाले कमरे 313 में रहता है। तो ये जब 313 सुना तो बड़ा शौक हुआ। इसने बोला कि कबीर भाई, वार्डन सर ने तो जब मैं एडमिशन ले रहा था तो बताए थे कि 313 में कोई नहीं रहता है, वो हमेशा बंद रहता है,
और 314 एक स्टोर रूम है और 315 कुछ ऐसे ही खाली रहता है कुछ एक्टिविटीज़ के लिए। और मैंने भी कई बार अपने कमरे से बाहर निकलते आते जाते देखा हूँ कि आपका कमरा बंद ही रहता है, आप 313 में ही रहते हो ना। तो कबीर हंसने लगता है, अरे हाँ भाई, मैं खाली नाम का रहता हूँ, बात यह है कि मेरे क्या दोस्त एकदम एकदम खास बचपन का जिगरी है, वो पुणे में ही रहता है, तो मैं उसी घर पे ज़्यादा टाइम डला रहता हूँ। मेरा कमरा है वो सिर्फ नाम का ही मुझे मिला है, इसलिए वार्डन सर को भी याद नहीं रहता कि यहाँ पे भी कोई रहता है। लेकिन फीस भरा हूँ तो अपनी लाइफ यहाँ से भी चल रही है, वहाँ से भी चल रही है। अब क्या सीनियर बन चुका हूँ, 3rd ईयर में पहुँच गया हूँ, इतना ज़्यादा माइंड नहीं करते। एक बार तू भी सीनियर हो जाएगा ना तो हॉस्टल के वार्डन हो गए या फिर कॉलेज के मैनेजमेंट वाले हो गए, ज़्यादा भाव नहीं देते सीनियर लोगों को, खाली बच्चों को, जूनियर्स को, मतलब तुम जैसे फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को ध्यान देते हैं। तो इसको अच्छा लगता है कि चलो एक 3rd ईयर का सीनियर मेरा दोस्त बन गया है, आने वाले 1 साल तक वो और रहेगा, तब तक मैं यहाँ की दुनियादारी, इंजीनियरिंग की लाइफस्टाइल, लड़कों का रहन सहन का तरीका सब कुछ सीख सा जाऊँगा। अब इससे बात करने लगा। कई बार ऐसा होता, मतलब लिटरली कई बार ऐसा होता कि जो कबीर है इसके कमरे में आता, 312 नंबर में इसके साथ सोता। अभी देखो इसका कोई नया रूममेट आया ही नहीं था और इसकी उम्मीद ख़त्म हो गई थी कि इसका कोई रूममेट आएगा, लेकिन कबीर अक्सर इसके कमरे में सोने के लिए आ जाता था। तो समीर को बहुत अच्छा लगता था, मतलब ऐसा लगता था कि मैं अकेला नहीं हूँ। ठीक है, दोस्ती बढ़ते बढ़ते और टाइम बीत गया और लगभग अब कॉलेज के अप्रॉक्स 6 महीने चले गए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक हैं और बारिश की रात चल रही है। एक रात लगभग 12 बजे के आसपास बाहर अच्छी खासी बारिश हो रही थी। समीर अपने बेड में आराम से सो रहा था। अचानक से बिजलियाँ ज़ोर ज़ोर से कड़कने लगती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से। इसको नींद नहीं आती, वो घबरा जाता है, वो उठता है, बोलता है ये क्या चल रहा है भाई। वो सोचता है कि एक बार मैं बाजू वाले कमरे में जाता हूँ, हो सकता है कि कबीर भाई वहाँ पे होंगे, उनको मैं अपने कमरे में बुला लूँगा या उनके कमरे में ही सो जाऊँगा। वो जाता है, 313 में नॉक करता है, ताला नहीं लगा था आज। अंदर से कबीर दरवाज़ा खोलता है और इसको ऐसा लगता है कि चलो भाई आज रात इतना डर नहीं लगेगा, क्योंकि कबीर भाई है। या तो अब मैं उनको अपने कमरे में लेके चले जाऊंगा या तो इनके कमरे में ही सो जाऊंगा, क्योंकि बहुत बिजली कड़क रही है, घबराहट हो रही है। कई बार कई लोगों के साथ होता है और ये तो बहुत सीधा बच्चा था, कितनी बार मैंने रिपीट कर दिया, तो इसको घबराहट हो रही थी। तो कबीर भाई से इसने पूरी बात बताया, तो कबीर भाई क्या बोलते हैं कि अरे मैं तेरे कमरे में नहीं सो पाऊंगा, एक काम कर, तू मेरे कमरे में सो जा। मेरा भी देख, तुझे तो पता ही है कोई रूममेट है नहीं और एक बेड तो हमेशा खाली रहता ही जैसे तेरे कमरे में रहता है, तो आजा तू सो जा। ये बोलता है थैंक यू भैया, मैं अपनी तकिया लेके आता हूँ, मुझे बिना तकिया के नींद नहीं आती है। तो ठीक है भाई, वो अपनी तकिया लेके कबीर भैया के रूम पे चले जाता है। एक बेड था, वहाँ पे वो जाके सो जाते हैं और कबीर भैया वैसे ही नींद में थे। कबीर भैया भी गहरी नींद में बिस्तर में पड़ते से ही सो जाते हैं और ये भी सोने जैसा हो जाता है। सोए हुए अप्रॉक्स 20-25 मिनट हुए होंगे, फिर ज़ोर की बिजली कड़कती है और कबीर के कमरे की लगी हुई खिड़की, जो कि कांच वाली खिड़की थी, वो वाइब्रेट कर जाती है। एकदम वो वाइब्रेट होते हैं, खड़खड़ करके आवाज़ आती है और वो उड़ जाता है। उसकी नींद खुल जाती है। किसकी? समीर की नींद खुलती है। वो कबीर के बेड की तरफ देखता है तो कबीर अपने बेड में नहीं था। जब वो सेंसेस में आया कि बहुत ज़ोर ज़ोर से बाहर बारिश हो रही है और भयंकर वाली बिजली कड़क रही है, तब उसको समझ में आता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, इस रूम में एक अजीब सी स्मेल भी फैली हुई है। वो सोचता है कि अरे बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ है, बाथरूम की लाइट भी चालू है, तो कबीर भाई ज़रूर बाथरूम में गए होंगे। लेकिन ये स्मेल बहुत गंदी है यार, बाथरूम के इधर से नहीं आ सकती। ये स्मेल जैसे कोई जानवर मर जाता है ना, उसकी आ रही है, या तो फिर कोई सड़ा हुआ मांस रहता है, वो अगर जल जाए तो कैसी स्मेल आती है, वैसी कुछ मिक्स टाइप की आती है। तो ये ना उठ के अपने बिस्तर से उठ के, वहाँ पे एक नाइट बल्ब जल रहा था लाल रंग का, ठीक है, इधर उधर देखने लगता है कि कहाँ से यार ये स्मेल, कहाँ से। अब उसको समझ में आता है कि जिस बेड में मैं सो रहा था ये कबीर भाई का कमरा है, ये इसका कमरा नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो इसको समझ में आता है कि जिस बेड में मैं सो रहा था उस बेड के नीचे से स्मेल आ रही थी। वो नाक सूंघते सूंघते वो बड़ी हिम्मत करके बेड के नीचे देखता है कि इतनी गंदी, कोई जानवर अनवर तो वहाँ पे सड़ नहीं गया है, कबीर भाई ध्यान नहीं दे पाए होंगे। ऐसा करके बड़ी हिम्मत करके जैसे ही बिस्तर के नीचे देखता है तो क्या पाता है कि नीचे कोई जानवर अनवर है नहीं, बल्कि वो बेड के नीचे कोयले से, लिटरली जो कोल होता है अपना, कोयले से एक अजीब सी आकृति बनी हुई है
और उस आकृति के बीच में एक नींबू रखा हुआ है। उस नींबू में जंग लगे हुए 7 कील ऐसे चुभे हुए हैं और उस नींबू से धीरे 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 करके लाल पानी गिर रहा है। और पूरी पॉसिबिलिटी है कि उसी नींबू से या नींबू के अंदर निकल रहे उस लाल पानी से ही वो सड़ी हुई स्मेल आ रही है। ये घबरा के एकदम देख के कि शिट, ये क्या है? मतलब इसी बिस्तर में मैं सो रहा था और कबीर भाई के कमरे में ये बिस्तर के नीचे ये है क्या? उनको पता भी है या फिर नहीं? ये एकदम से डर गया और घबराहट के मारे बाथरूम की तरफ गया कि कबीर भाई को मैं बताऊं तो एटलीस्ट बाथरूम में और उनके कमरे में ये सब क्या है। तो वो ना जैसी बाथरूम के दरवाजे की तरफ गया है, दरवाजा देखो हल्का सा खुला ही हुआ था। अब लड़के लड़के हैं, थोड़ा देख भी लेते हैं कई बार, है ना, बहुत सारे लोगों की आदत होती है। ये भी थोड़ा सा कबीर भाई के साथ थोड़ा सा फ्रैंक हो गया था बातचीत दोस्ती में। तो बाथरूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, हल्का सा बंद था। उसने वो पूरा दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खोला अंदर का नज़ारा देख के उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। अंदर एक नॉर्मल नज़ारा नहीं बल्कि जो कबीर था वो बाथरूम में कमोड के पास उल्टा बैठा हुआ है। मतलब वो जो बैठा है ना, वो अपने गर्दन और ये वाले पोर्शन की मदद, ये पोर्शन उसका नीचे है और उसके पैर वैर ऐसे ऊपर है। वो लिटरली उल्टा बैठा हुआ है, समझ लो गर्दन के बल से, मैं कैसे बताऊँ, कंधे के और गर्दन के बल से ऐसा वो उल्टा बैठा हुआ है। उसका चेहरा वो पूरा कमोड की तरफ ही है और उसकी पीठ दरवाजे की तरफ है। अंदर का नज़ारा देखकर कबीर भाई के इस तरह के बैठने की पोजीशन को देखकर ही समीर की हालत खराब हो जाती है कि कबीर भाई ऐसे क्यों बैठे हैं। कबीर भाई चुप नहीं थे, कुछ बड़बड़ा रहे थे उल्टा बैठ के। देखो, उल्टा खड़ा होना, हाथ के बल पे खड़ा होना अलग होता है, वो साला गर्दन और इसके दम पे ऐसा बैठा हुआ था उल्टा। मैं कैसे समझाऊं, बड़ा विचित्र सा था वो। खैर, वो शांत नहीं था, कुछ कुछ बड़बड़ा रहा था, कुछ कुछ बोल रहा था। कबीर की जो आवाज़ थी वो नॉर्मल भी नहीं थी बल्कि कुछ इस प्रकार की थी कि 7-8 लोग एक साथ कुछ बोल रहे हैं। कपाते हुए बड़ी हिम्मत से ध्यान से समीर ने सुनने की कोशिश किया कि कबीर जो है ना वो किसी प्रकार का मंत्र चैंट कर रहा है। और विचित्र बात और भी ज़्यादा ये थी कि वो मंत्र ना ही संस्कृत में था, ना ही हिंदी में, और ना ही किसी भी प्रकार की जानी पहचानी लैंग्वेज में। वो एक टूटी फूटी सी अलग सी ही लैंग्वेज थी, जैसे कि बाहुबली में खम्बा डम्बा वाली जो लैंग्वेज थी ना, आपने देखे होंगे वो जो विलन लोग थे बाहुबली फिल्म के, जो काले वाले विलन लोग आए थे, वो कैसी लैंग्वेज, कुछ उस प्रकार की ही वो लैंग्वेज में बड़बड़ा रहा था। अब ये देखकर उसने सोचा कि भाई मैं इस घर से निकलता हूँ, इस कमरे से निकलता हूँ। कबीर भाई मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा है, ये लिटरली काला जादू वाला सीन चल रहा है कबीर भाई के कमरे में, मैं यहाँ से निकलता हूँ। वो बड़बड़ाहट के मारे ऐसा पीछे हटा और पीछे बाथरूम के बाहर की तरफ, हॉस्टल में लोग अपना क्या बकेट वकेट बाहर नहीं रख देते क्या बाथरूम के बाहर, एक खाली बकेट रखी हुई थी, उससे पैर टकराए और बड़बड़ा के ये गिर गया। और जैसे ही समीर गिरा है वैसे ही कबीर भाई जो उल्टा बैठे हुए थे कमोड के पास, जो लगातार मंत्र जप रहे थे या जो भी वो चैंट कर रहे थे, वो चुप हो जाते हैं। और चुप होके वो अपना जो सर था वो लिटरली 180 डिग्री पीछे घुमा लेते हैं। और 180 डिग्री सर ऐसा बिल्कुल ऐसा मोड़ लेते हैं, वो ऐसे ही है, उल्टे ही बैठे हुए हैं सर के बल ही, और एकदम अपना 180 डिग्री सर पीछे मोड़ दिए। उनकी आंखें खतरनाक तरीके से सफ़ेद थी, अजीब सी चमक रही थी, आंखों में पुतलियां ही नहीं थी। चेहरा कबीर का नॉर्मल नहीं बल्कि पूरा घुसा हुआ धसा हुआ लग रहा था, जैसे चेहरे में ना ही मांस हो और ना ही खून का एक कतरा हो। पूरा शरीर बड़ा अजीब सा दिख रहा था और 110% वो जो गंदी सी सड़ी हुई बदबू थी, ना उस कमरे से आ रही थी, ना उस नींबू से आ रही थी, ना उस नींबू के लाल पानी से आ रही थी, बल्कि कबीर से ही आ रही थी। उसे देखकर मानो समीर की जान हलक में आ गई थी। समीर को क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उतने में ही अपनी बड़ी भारी सी और डरावनी आवाज में अंदर उल्टा बैठा हुआ कबीर इससे कहता है, तेरे कारण मेरी पूजा भंग हुई है, अब तू भोग बनेगा, तुझे सबक सीखना होगा। जैसे ही उसने ऐसा बोला, उसका धक्के से कुछ सेकंड के लिए समीर ने फील किया कि मेरी ये रुक गई, मेरी धड़कन रुक गई। लेकिन उसी वक्त ना जाने अंदर की एक इंस्टिंक्ट ने साथ दिया कि बजरंगबली का नाम जप और भाग यहां से।
वो बजरंगबली का नाम जैसे ही बोला, जय बजरंगबली और कह के वो हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश किया ही है कि वो बिजली की रफ्तार से, कबीर बिजली की रफ्तार से समीर के सामने आया खच से, और लाइट चली गई। सारे कमरे की लाइट, वो लाल बत्ती जो जल रही थी, जो बाथरूम के अंदर लाइट चालू थी, सारी लाइट ऑफ। अब बाहर, मैंने बोला ना कांच की खिड़की थी वो खुली हुई थी और बिजली कड़क रही थी, तो उससे अंदर रोशनी आ रही है, और जितनी बिजली की कड़कड़ाहट से अंदर रोशनी आ रही है, बस उतने से ही अपने समीर को कबीर का मामला और इस रूम में क्या हो रहा है वो वाला सीन दिखाई दे रहा है, और समझ में आ रहा है। वो एकदम उसके पास आकर स्टैचू बन चुका था। कौन? कबीर। कबीर समीर के सामने आके बिल्कुल स्टैचू बन चुका था और हिल डुल नहीं रहा था। उसी वक्त उसी मोमेंट में समीर क्या नोटिस करता है कि कबीर तो नहीं हिल रहा है, लेकिन कबीर की परछाई बाजू वाली दीवार में बन रही है। वो परछाई हिल रही है, और केवल हिल ही नहीं रही है बल्कि वो परछाई बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, और बड़ी होते 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 वो सीलिंग तक पहुंच गई। ये तो इतनी जोर से घबराया कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे यहां से भागना ही होगा। मुझे ना ही इस सीन को अब समझना है, ना ही सॉल्व करना है, ना ही मेरे सामने ये जो भूत प्रेत शैतान ब्लैक मैजिक या भूत या परछाई है उसको मुझे हराना है। मुझे यहां से भागना है। अब मैं ना ही बजरंगबली का नाम जप पाऊंगा, ना ही मैं उनकी हनुमान चालीसा पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मेरा दिमाग ब्लैंक हो चुका है। और ऐसी सिचुएशन में इंसान को सिर्फ एक ही चीज आती है कि उस सिचुएशन से, उस मतलब मूवमेंट से भागना है, स्केप करना है, बस कैसे भी करके। वो भागते हुए दरवाजे के पास जाते और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन दरवाजा तो मानो जंग लगा हुआ था, पूरी तरीके से इतना टाइट बंद था कि उसको खोला ही नहीं जा सकता था। बड़ा हैवी सा दरवाजा फील वो होने लगा था कि उसी समय वो अजीब सी स्मेल बढ़ जाती है उस कमरे में, और इसको एकदम ठंडी सी फील होने लगती है पूरे कमरे में। अभी भी लाइट्स बंद है, बाहर बिजली कड़क रही है, उसी से परछाई, वो मूर्ति बना हुआ, वो स्टैचू बना हुआ कबीर दिखाई दे रहा है। लेकिन एक और चीज इसने उसी पल में नोटिस किया कि जिस बिस्तर में ये सो रहा था, जिस बिस्तर के नीचे वो शैखानी आकृति बनी हुई थी, जिस बिस्तर के नीचे वो नींबू और लाल तरल पदार्थ दिख रहा था, उसी बिस्तर के नीचे से धुआं रूपी 2 हाथ बाहर निकल रहे थे। धुआं रूपी वो 2 हाथ समीर की तरफ नहीं, बल्कि अचानक से कबीर की तरफ बढ़ गए और कबीर के बिल्कुल यहां पर पकड़ लिए। कबीर जो स्टैचू बना हुआ था इतनी देर से, वो छुड़वाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो नहीं छुड़वा पाया, और एक जोर की भम करके आवाज आई, और वो भम की आवाज पता नहीं किस चीज की थी। वो भम की आवाज के साथ पूरे कमरे में एक सफेद रोशनी छाई, और वहीं पर ऑन द स्पॉट अपना समीर हो गया बेहोश। समीर बेहोश हुआ, और फिर किसी ने मुंह में पानी डाला, समीर उठो। समीर जैसी आंख खोलता है, सुबह की रोशनी दिख रही थी। सुबह के अप्रॉक्स 6 बज रहे होंगे। वार्डन साहब और 6-7 लड़के इसके सामने खड़े हुए थे, और ये किसी कमरे के अंदर नहीं बल्कि एक कमरे के दरवाजे के बिल्कुल बाहर पड़ा हुआ था। हाथ में उसकी बिल्कुल ऐसे ही तकिया थी, वो पड़ा हुआ था नीचे जमीन में। तुम क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? ये उठ के हड़बड़ाते हुए बोलता है, सर वो कबीर भाई के कमरे में काला जादू हो रहा है। कबीर भाई इंसान नहीं बल्कि भूत है, वो मुझे मारने की कोशिश किए थे सर। सर बोलते, चुप चुप, ज्यादा घबराओ मत, सब ठीक है, लाओ पानी पियो। पानी पकड़ा है सर ने, पानी पिया। बाकी सारे बच्चों को देखे, बच्चों चलो अपने कमरे में जाओ, चलो कॉलेज जाने का टाइम हो रहा है, तैयार हो, चलो जाओ 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 जाओ। सबको वार्डन सर ने भगा दिए। इसको उठाए हैं, इसे कमरे में लेके गए, बिस्तर में बैठाए। बेटा तुम समझ पा रहे हो तुम क्या बोल रहे हो? तुम 313 के अंदर थे। कबीर, कबीर वही ना 3rd ईयर का लड़का था क्या? वो तुमसे मिल रहा जुल रहा था, तुमसे बात कर रहा था, और उसने तुमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया। हाँ सर, हाँ मैं वही तो कहना चाह रहा हूं, और आपने भी तो देखे, मैं उनके ही कमरे के सामने पड़ा हुआ था। सर बोलते हैं, मैंने सीसीटीवी में सब कुछ देखा। तुम रात भर उस कमरे के दरवाजे के सामने बैठ कर बड़बड़ा रहे थे, किसी से बात कर रहे थे, कभी सो जा रहे थे, कभी उठ जा रहे थे, कभी इधर उधर दौड़ लगा रहे थे। और सच बात तो यह है कि कबीर नाम का तो कोई भी लड़का इस हॉस्टल में रहता ही नहीं है, बल्कि रहा करता था। अभी से लगभग 7 साल पहले रूम नंबर 313 में कबीर रहता था। लेकिन कबीर के रूममेट ने एक दिन शिकायत किया कि कबीर ऐसे ब्लैक मैजिक, काला जादू वाली चीजों में इन्वॉल्व है।
उसके रूममेट ने उसका कमरा खाली कर दिया। एक दिन हम लोगों ने उसे कमरे में रेड जैसी मारे थे, उसको पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। और उसी रात को कुछ ब्लैक मैजिक के ही चक्कर में कबीर ने अपने कमरे में खुद को मुक्त कर दिया। खुद को मुक्त, समझ रहे हो बेटा? उस दिन के बाद से वो कमरा बंद है, कबीर का नाम भी कोई नहीं लेता है और 313 के आसपास भी कोई नहीं भटकता। मैंने तुमको बताया भी था वो बंद है, फिर तुम कैसे 313 की बात कर रहे हो यार? मैं तो पहले ही दिन तुमसे फॉर्म में साइन करा था, सब कुछ बताया तो था। ये बोलता है सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा था इतने दिनों से। सर बोलते हैं कि बेटा देखो, मुझे लगता है कि तुमको डॉक्टर की ज़रूरत है। एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट को मैं जानता हूँ, अपने कॉलेज की एक ब्रांच है जो मेडिकल वाली, उसमें है। मैं तुमको उनका नंबर दे देता हूँ, उनसे बात करो, उनसे मिलो, और तुम्हारे पिताजी को बुलाता हूँ। इसके पिताजी को बुलाया गया, साइकोलॉजिस्ट से पूरी बात हुई और साइकोलॉजिस्ट ने आखिरकार ये बोला कि ये अपने दिमाग में हेलुसिनेशन पाल लिया है, एक ऐसी स्टेज में पहुँच गया स्किज़ोफ्रेनिया की, जो कि नॉर्मल नहीं है, आम नहीं है। अब अपना जो ये समीर है वो कहता है कि निखिल भाई, अगर मुझे सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया है तो मुझे स्किज़ोफ्रेनिया सिर्फ वो हॉस्टल में ही क्यों हुआ? अब मैं अपने घर आ चुका हूँ, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, मुझे कहीं और कुछ और फील क्यों नहीं होता है? किसी और की आवाज़ें क्यों नहीं आती? सिर्फ मुझे हॉस्टल में कबीर की ही क्यों आवाज़ें आती थी? कबीर ही क्यों दिखाई देता था? क्यों वो मेरे साथ सोता था? क्यों मैं उसके कमरे में उस रात गया था? सिर्फ कबीर ही क्यों, जबकि कबीर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। और कबीर तो एक सच निकला। तो आप ही बताओ निखिल भाई, मतलब मुझसे समीर कहता है कि आप ही बताओ कि क्या ये सचमुच में स्किज़ोफ्रेनिया था, या फिर कुछ ऐसा कि जिसे दुनिया का कोई भी इंसान इतने इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकता? मैंने बोला कोई ट्रस्ट करे ना करे, मुझे एक चीज़ ज़रूर समझ में आ गई। विज्ञान चाहे इसको किसी का भी नाम दे दे, लेकिन इसका एक नाम, कि कबीर की आत्मा आज भी उस हॉस्टल में भटकती है और उसको हॉन्ट करके रखी है। बस ऐसी आत्माओं को सब लोग नहीं देख सकते, कुछ ही लोग उन्हें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिंक भेजना। मेरी वेबसाइट की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी लगे तो आगे प्रोसीड कर देना, अच्छी अच्छी चीज़ है तो समझ जाओगे आप, एक बार वेबसाइट में जाके तो देखो। बाकी चलिए कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।